नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 1 to 1 में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदौर के कलेक्टर पी नरहरि जी। नरहरि जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सभी इंदौर वासियों को और इस चैनल को देखने वाले हमारे सभी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं पुनः राज्य शासन ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया है कि मैं इंदौर में काम कर सकूं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ही आपसे नरहरि जी रहेगा कि आप पहले इंदौर के निगम आयुक्त थे 8 साल पहले। 8 साल बाद आप कलेक्टर बन के आए, कितना चेंज है इंदौर में? इंदौर बहुत बदला हुआ नज़र आ रहा है। मैं लगभग 8-9 साल पश्चात यहाँ पे आया हूँ। जब 2005-06 में मैं नगर निगम कमिश्नर था, उस समय इंदौर में जो जनसंख्या, जो ट्रैफिक की व्यवस्था और जिस तादाद में यहाँ पे पर्यावरण ग्रीनरी थी, अब मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बढ़ गया है। यानी कि ट्रैफिक की दृष्टि से, जनसंख्या की वृद्धि की दृष्टि से, शहर के चारों तरफ विकास की दृष्टि से, सभी तरह से देखें तो डेफिनेटली बहुत कुछ वृद्धि हुई है। शहर बहुत बढ़ गया है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस में वृद्धि हुई है और शहर काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है। कलेक्टर इंदौर बने हैं, आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? क्या क्या आपको देखने को मिला आपने जब से ज्वाइन करा है अभी तक? क्या लगता है आपको किन किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है और क्या क्या प्रशासन नया करेगा? अभी तो मैं लगभग 1 महीने से जो हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रशासन की सुधार की जो आवश्यकता है। आम आदमी कलेक्ट्रेट, हमारे अनुविभाग और तहसीलों में जहाँ कहीं पे भी सरकारी दफ्तरों में जाता है तो उसकी सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी वो कागज़ प्रस्तुत करता है, उसकी जो भी समस्या है, जो भी नागरिक सेवाएं जो उसको उपलब्ध होना है, इसके लिए दर दर भटकना नहीं चाहिए। उसके लिए सुगमता से, आसानी से कैसे उसको नागरिक सेवाएं और उसके समस्याओं का समाधान हो, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। चाहे वो जनसुनवाई व्यवस्था हो, टीएल हो, या फिर हमारा सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था हो, इन तमाम मुद्दों पे अभी काम चल रहा है। और इसी तारतम्य में मैंने इंदौर जो पुराना तहसील है, जब से अस्तित्व में आया है, उसका पुनर्गठन नहीं हो पाया है, उसका भी मैंने पुनर्गठन प्रारंभ कर दिया है 8 तहसीलों में बांट के। इस तरह से जन सामान्य को सभी तरह की सेवाएं और सुगमता से किसी भी कार्यालय में पहुंच के अपना काम हो, इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काम चल रहा है। दूसरा है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के ऊपर निश्चित ही जनापेक्षाएं इस तरह से हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ सुधार की अपेक्षाएं लोगों की है, तो उस दृष्टि से भी हमारा काम अभी वर्तमान में चल रहा है। 3 महीने में कार्य योजना बनाऊंगा और 3 साल उसका इम्प्लीमेंट करूंगा, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि लगभग 9 साल के पश्चात मैं यहाँ पे आया हूँ जी। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं समझने में और सभी वर्ग विशेष के लोगों के साथ संपर्क करते हुए, उनके सुझाव लेते हुए काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा उससे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले जिले में पहुंचने के पश्चात जनअपेक्षाएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं, जनप्रतिनिधि, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं, शासन की क्या मंशाएं हैं, तो ये तमाम चीजों का अवलोकन करना, उसका प्लानिंग करना और फिर एक कार्य योजना तैयार करना, ये महत्वपूर्ण होता है। बिना कार्य योजना के हम ऐसे ही कुछ करते जाएंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा और साथ ही जनअपेक्षाएं वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए 3 महीने का मैंने एक समय सीमा रखा है कार्य योजना तैयार करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, और फिर तत्पश्चात हम 3 साल में इस कार्य योजना को अमल करेंगे। पूर्व कलेक्टर आकाश त्रिपाठी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपना कार्यकाल करा है। कौन कौन सी चीजें वो छोड़ के गए हैं जिसे पी नरहरि को पूरा करना है? मैं मानता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी ने इंदौर में बहुत सारे काम किए हैं और हम ऐसा
ऐसा हो रहा है कि संयोगवश कि मैं तीसरी बार उनसे किसी स्थान से चार्ज ले रहा हूँ। इससे पहले मैं नगर निगम कमिश्नर इंदौर का और फिर तभी भी आप ग्वालियर जी, ग्वालियर बिल्कुल, बिल्कुल। कलेक्टर का और फिर इंदौर कलेक्टर का, जी। और वो एक अच्छे प्रशासक हैं। जी। उनके द्वारा बहुत सारे काम यहाँ पे प्रारंभ किए गए हैं और उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने का भी योजना है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि जनअपेक्षाएं जो है, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उसमें केंद्रीकृत करने की बहुत जरूरत है, तो उस दिशा में काम करेंगे। आप 1 महीने से इंदौर में हैं, आपने बीआरटीएस को भली भांति जाना होगा, आप बीआरटीएस से निकले होंगे, अक्सर वहाँ जाम रहता है। बीआरटीएस जिस मंसूबे से आया था, अब ऐसा लगता है शहर वालों को भी, आम जनता को भी आए दिन वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, तो बीआरटीएस सबके लिए एक परेशानी खड़ा कर रहा है। तो इसका निकाल के लिए त्रिपाठी जी ने भी काफ़ी अपने प्रयास किए थे। आपको क्या लगता है आखिर इससे शहर के लोग कैसे निजात पाएंगे, कैसे ट्रैफिक जाम होना बंद होगा? हालांकि उसमें डीएसपी भी एक रिक्रूट किए गए हैं ट्रैफिक द्वारा, उसके बाद भी आए दिन वहाँ पे जाम लगा रहता है। देखिए, बीआरटीएस का जो ये पूरा इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसको जब प्लानिंग किया गया था, ये अपने आप में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये महत्वपूर्ण कदम है। पूरे दुनिया में भी इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत सारे शहरों में किया गया है और अपने देश में भी इंदौर से प्रारंभ हुआ इस तरह का बीआरटीएस सिस्टम को कई स्थानों पे इसका अनुकरण भी किया गया है। डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, निसंकोच बहुत समस्याएं हैं जिसका समाधान भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दीर्घकालीन अगर हम सोचेंगे तो दीर्घकाल में किसी भी शहर के लिए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही एक सोल्यूशन है। व्यक्तिगत वाहन जो लोग लेके चलते हैं, नागरिक जो लेके चलता है, वो जिस तादाद में, जैसे अभी भी जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वाहन घनत्व वाला शहर इंदौर शहर है। लगभग 600 से अधिक, हर 1000 व्यक्तियों पे 600 से अधिक वाहन इस शहर में है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ एक वाहन है। ऐसा उपयोग नहीं करना है। बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है, मास ट्रांसपोर्टेशन जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, जिस तादाद में जनसंख्या बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ही निर्भर करना होगा, क्योंकि रोड सीमित रहेंगे, व्यवस्थाएं सीमित रहेंगे और जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए हमको मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर निर्भर करना हो। इसलिए बीआरटीएस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, परंतु इसमें जो समस्याएं हैं वो जनता के सुगमता के दृष्टि से, कैसे वो इसको एक्सेस कर सके, कैसे अपने घर से आसानी से सिटी बस सर्विस व्यवस्था को उपयोग कर सके, इसके तारतम्य में डेफिनेटली हम काम करेंगे और आगे रिजल्ट्स देंगे। पिछला जो टर्न था कलेक्टर त्रिपाठी जी का, नरहरि जी, इंदौर में मैं एक लंबे समय से हूँ, पहली बार मैंने देखा था कि किसी कलेक्टर आकाश त्रिपाठी जी के रहते हुए कोर्ट ने काफ़ी हस्तक्षेप किया था। और कुछ भी इंदौर में होता है, चाहे वो कचरे की समस्या होती है, चाहे वो हेलमेट का मामला होता है, अदर कोई मामले होते हैं, तो हमेशा से डांट कोर्ट की कलेक्टर को पड़ती थी। और स्थिति ये हो गई थी कि एसडीएम को कलेक्टर को लगाना पड़ता था कि देखो शहर में कचरा उठाए कि नहीं उठाए। पहला मेरा आपसे ये जानना चाहूँगा। और दूसरा, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, नगर निगम चुनाव का बिगुल बजा था, तो कुछ समय के लिए संजय सिंह जो कमिश्नर हैं, निगम जो पूरे संभागीय कमिश्नर है, उनके हाथ में कमान दी गई थी और सख्ती से इंदौर का कचरा उठाता, जो कि आज तक नहीं उठ पाया। तो मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है और निगम को लेकर मुख्यमंत्री काफी चिंतित है। कोर्ट का हस्तक्षेप, काम नहीं हो पा रहा, एक चैलेंज है। मैं मानता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय का, हाँ, और माननीय न्यायालयों का हमेशा हस्तक्षेप सकारात्मक ही होता है जी, और डेफिनेटली इसी दिशा में उनके द्वारा इस तरह के आदेश किए होंगे। परंतु मैं ये मानता हूं कि नगर निगम को अपने मूलभूत कार्य पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। किसी भी नगर निगम का जो अस्तित्व है, उनका बनने के लिए जो परिकल्पना है, वो इसी बेस पे था कि जो शहरी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे
कचरे का प्रबंधन हो, सीवर व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था हो, ये उनके न्यूनतम कार्य हैं। तो मैं समझता हूं कि नगर निगम को इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और इस दिशा में ऑलरेडी हमने माननीय मेयर साहब से और नगर निगम के नए आयुक्त इन सब के साथ में हम लोग ने बैठ के आगे किस तरह से इसको आगे ले चलना है और किस तरह से नागरिक वर्तमान में जिस तरह से परेशान है इस सफाई व्यवस्था से संबंधित, डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम अब आगे आने वाले समय में इस दिशा में काम करेगा और जिला प्रशासन हमेशा नगर निगम को इस दिशा में सहयोग करेगा और सुनिश्चित कराएंगे कि नागरिकों को इस समस्या से जल्द निजात पा सके। नरहरि जी, आप जिला प्रशासन के मुखिया हैं, तो बनी बात है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी आपको देखनी है। नगर निगम में कुछ भी होता तो भी आपको देखना है, चाहे कहीं कुछ भी होता तो जिम्मेदारी आपकी होती है। हाल ही में 2 ट्रांसफ़र हुए हैं, एक डीआईजी जो कि आपके साथ ही ग्वालियर में पदस्थ थे और एक निगम के कमिश्नर मनीष सिंह, इन दोनों की नियुक्ति हुई और ये ऊपर के पॉलिटिकल से लेके सीएम तक ये माना जा रहा था कि वाकई में लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा पुलिस अधिकारी चाहिए और निगम में जो आए दिन जो अर्थव्यवस्था हो रही है, जो भी इंदौर में साफ सफाई नहीं हो पा रही, जो भी काम नहीं हो पा रहा, तो एक सख्त अधिकारी चाहिए। अब दोनों ही अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, आप क्या कहेंगे? अब पुलिस में कितना सुधार आएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी चिंतित है पिछले दिनों, और जो निगम की स्थिति है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राज्य शासन के द्वारा जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जी, इन दोनों के साथ मैं काम कर चुका हूँ जी। डीआईजी संतोष सिंह जी अभी एसएसपी थे हमारे साथ में ग्वालियर में, लगभग 2 साल का साथ में हम लोगों ने काम किया है और ग्वालियर में कानून व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ता के साथ में, समन्वय के साथ में और हम लोगों ने काम किया था, जिसका परिणाम ये रहा कि आज ग्वालियर में आम नागरिक बहुत शांति से और सुरक्षा की भावना से वहाँ पे जीवन यापन कर रहा है। तो वो उनका पदस्थापना निश्चित ही हमारा एक समन्वय और हम लोगों का जो सोच समझ एक समान है कि कानून व्यवस्था के तारतम्य में कोई कोताही नहीं होना है और पुलिस और मजिस्ट्रेसी तालमेल के साथ में काम करने का जो पहले हमारा भावनाएं रही है वो भावनाएं यहाँ पे भी डेफिनेटली रहेंगे और पूरा विश्वास है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था से संबंधित बहुत ही सकारात्मक कानून के व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था और इस तरह से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें डेफिनेटली वो बेहतर हम लोग समन्वय के साथ काम करेंगे। मनीष सिंह अनुभवी अधिकारी हैं और वो पहले भोपाल नगर निगम कमिश्नर और ऐसे पदों पे रहे हैं, यहाँ पे इंदौर में भी उनका काफ़ी अनुभव रहा है, वो भी योग्य अधिकारी है और डेफिनेटली हम लोग नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर जो जनअपेक्षाएं हैं और राज्य शासन के जो मंशाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिंताएं हैं डेफिनेटली और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो भावना है उनके अनुरूप काम करेंगे। आरटीओ इंदौर का एफजी के जो कर्मचारी हैं उनसे घिरा हुआ है, कलेक्ट्रेट में भी काफ़ी जो हैं एफजी कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके कुछ स्कैंडल्स अभी भी सामने आए हैं, तो इन एफजी कर्मचारियों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, मैं ये मानता हूं कि सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है जी, और जहां कहीं पे भी कमियां हैं उसको दूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आईटी इंटरवेंशन का बहुत आवश्यकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटरीकरण का, इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिसको आगे हम क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये जहाँ कहीं पे भी कर्मचारियों की कमी है या फिर एफजीदार काम कर रहे हैं उनका आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा चैलेंज मैं मानता हूँ नरहरि जी आपके लिए ये है कि आने वाले साल का सिंहस्थ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में सिंहस्थ की ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये आपको भी भली भांति जानकारी में होगा। क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या सिंहस्थ को लेकर तैयारियां जिला प्रशासन करेगा, ये आपसे जानना चाहूँगा। ये आपने बहुत ही सही कहा है कि 2016 का जो सिंहस्थ है पूरे मध्य प्रदेश शासन के लिए और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है जी, और हम सबको जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उन सब के आवश्यकताओं पे खरे उतरने की बहुत आवश्यकता है। तो इस दिशा में ऑलरेडी हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि उज्जैन महाकाल के दर्शन और सिंहस्थ में पहुंचने के लिए
इंदौर एक पड़ाव होता है पड़ाव, और पूरे श्रद्धालु जो है वो इंदौर होते हुए ही अधिकांशतः वो उज्जैन पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने इस संदर्भ में एक कमेटी गठित कर ली है और क्या क्या आवश्यकताएं रहेंगी, किस तरह से शहर के बाहर से श्रद्धालु जो है आसानी से, सुगमता से, बिना शहर के अंदर प्रवेश किए ही उज्जैन पहुंचे और अपना कार्यक्रम करते हुए वापस चले जाएं। इस हेतु हमें चाहे वो बस स्टैंडों, नवीन बस स्टैंडों के निर्माण हो या फिर बाहर ऐसे पॉइंट्स का निर्माण की आवश्यकता हो जहाँ पे बसें, वाहन रुकने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, पुलिस प्रशासन के लिए पर्याप्त स्थान, ये तमाम चीज़ों का ऑलरेडी हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है और उसके तारतम्य में एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर लिया है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने की आवश्यकता है, जो रोड्स हैं या ब्रिजेस हैं जो अपूर्ण हैं, निर्माणाधीन हैं, उनको कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस दिशा में काम चल रहा है और डेफिनेटली हम लोग इस साल के दिसंबर तक हम ये तमाम कार्य पूर्ण कर लेंगे। नरेंद्र जी, आप इंदौर में आपने चार्ज लिया और आपको 1 महीना हो गया, आप क्या मानते हैं एज अ कलेक्टर, आपके लिए चैलेंज क्या है इंदौर में? आपने सभी विभाग देखे, कई जगह आपने दौरे करे हैं, सारे विभाग आप भली भांति जानते हैं, आपके लिए कहाँ लगता है सबसे ज्यादा मेहनत नरहरी को कहाँ करना पड़ेगी? मैं समझता हूँ कि हमारे पास जितने भी विभाग हैं, विभागों में अधिकारी, कर्मचारी, शासकीय सेवकों की कोई कमी नहीं है और सभी लोग बहुत योग्य सेवक हैं, परंतु इन्हें मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और समय पर कार्यालयों में पहुंचना और नागरिकों के जितने भी कार्य हैं, चाहे वह अस्पताल हो और डॉक्टरों को उनको अच्छे से जांच करना, सुविधाएं देना, दवाएं उपलब्ध करना, या फिर किसी भी कार्यालय में कोई भी पहुंचता है तो उनको सेवाएं प्रदान करना, समय रहते हुए और बिना उनको परेशान किए तमाम सेवाएं देना, ये आवश्यक है। तो इसके लिए इनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, स्व प्रेरणा से, मोटिवेशन के माध्यम से बेहतर सेवाएं दें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सरकारी व्यक्ति जो है सेवा भावना से काम करने का बहुत कम काम करते हैं, तो इसलिए इस तरह की समस्याएं बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस दिशा में काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं और इसके साथ ही हमको बेहतर प्रबंधन के लिए, जैसे मैंने बताया कि बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ज़रूरी है। अभी वर्तमान में कार्यालयीन व्यवस्थाओं में कागजी जो व्यवस्था है और फिर कितना काम हुआ, किसका काम हुआ, कितना हुआ, कब होना है, सिटीजन चार्टर के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पूरा प्रबंधन की आवश्यकता है, जिससे कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था बेहतर हो सके। तो इस दिशा में भी हम काम करेंगे। अब कुछ आपसे जुड़े हुए प्रश्न नरहरी जी, जैसे आपकी एंट्री इंदौर में होती है तो मेरे अनुभव के अनुसार जनता का प्रेम यहाँ पे कुछ समय पहले संजीव शमी जब एसपी बन के इंदौर में आए थे तो जनता ने काफ़ी सहारा था कि वाकई में इंदौर का कोई एसपी आया है। जिस तरह फिल्मों में सलमान खान हिट हैं पूरे देश भर में, इंदौर में जैसी आपकी नियुक्ति होती है, ये पहली बार देखा कि जनता ने इतना कलेक्टर को इंदौर का हीरो माना है और जनता ने ये माना कि वाकई में एक अच्छे कलेक्टर की नियुक्ति हुई है। आखिर नरहरी का इतना पॉपुलर होना इंदौर में क्यों? मैं मानता हूँ किसी भी शासकीय सेवक को पॉपुलर नहीं होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इंदौर में काम करने का, तीसरी बार काम करने का, एक बार मैं एसडीएम महू रहा, उसके बाद नगर निगम कमिश्नर और फिर कलेक्टर के रूप में यहाँ पे मेरी पदस्थापना हुई है। मैं राज्य शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हाँ, मेरी योग्यताएं और मेरा एक्सपीरियंस को दृष्टिगत रखते हुए और मेरिट को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे मेरी पदस्थापना हुई है। न केवल इंदौर में, मैं जहाँ कहीं पे भी पदस्थ रहा हूँ, चाहे छिंदवाड़ा में हो, सिवनी, सिंगरौली, ग्वालियर और मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं पे पदस्थ रहा हूँ, मैं हमेशा राज्य शासन की मंशा के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है और शासन की जो योजनाएं हैं उसको आम आदमी तक, नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और प्रयास हमेशा यही रहा है कि हम एक शासकीय सेवक हैं, तो शासकीय सेवक के हैसियत से हमारे जो भी काम हैं वो उस दिशा में होना चाहिए कि वो वास्तविकता में लोगों को लाभ मिले और इसके साथ साथ जनता से सुगमता से मिले
उनको सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करने का हमने प्रयास किया है, और एक संवाद बनाने का भी प्रयास किया है। जैसे कि परंपरागत संवाद के जो हमारे कार्यक्रम है, जैसे जनसुनवाई हो, या फिर कार्यालयों में मिलना हो, या फिर चौपालों में बैठ के उनसे बात करना हो, या फिर आज का जो नए युग का सोशल मीडिया का उपयोग हो, तो ये सब संवाद के जितने भी स्तंभ हैं इन सब का उपयोग करना, और प्रेस मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा, जिसके वजह से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमने लोगों में एक स्थान बनाने का प्रयास किया है। परंतु ये सब अपेक्षाएं हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इतना शक्ति दे कि सभी के अपेक्षाओं के अनुरूप हम दिल से बिल्कुल निष्ठापूर्वक काम करें और रिजल्ट्स भी हम दें। आपका नेचर जो है वो रिजर्व लगता है, पर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ऐसा विरोधाभास क्यों? मैं नहीं समझता कि रिजर्व नेचर का ये ऐसा कुछ है। एक्चुअली शासकीय सेवक के कुछ सीमाएं होती हैं, तो शासकीय सेवक को अपने सीमाओं में रहना बहुत ज़रूरी है, और एक शासकीय सेवक का जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए उस तरह का रखना भी आवश्यक होता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि उपलब्धता, मैं अपने कार्यालयों में आम आदमी के लिए, नागरिकों के लिए बहुत उपलब्ध रहता हूं, तो उनके बातें सुनता हूं, और इसके साथ ही सोशल मीडिया का भी उपयोग करता हूं। ये जो नए टेक्नोलॉजी है, नए जो जमाने के टूल्स हैं, इसका भी उपयोग करता हूं। तो मैं समझता हूं कि ये एक ओवरऑल पर्सनैलिटी में जितने चीज़ें हैं वो प्रयास किया है कि शासन के मंशानुरूप हम काम करें। मुझे विश्वास है कि यहाँ का कार्यकाल भी आप सभी को अच्छा लगेगा। आप बताइए, 6 महीने से हम सुन ही रहे थे कि नरहरि जी आज इंदौर आएंगे, कल आएंगे, काफ़ी तादाद में नाम चले कि आखिर इंदौर का कलेक्टर कौन बनेगा। क्या आपने सोचा था कि आपको वाकई इंदौर कलेक्टर बनाया जाएगा? कभी आपने ये, जिस तरह से आप यहाँ से निगम कमिश्नर बने थे और यहाँ से जब गए थे, फिर आप सिंगरौली कलेक्टर रहे, ग्वालियर कलेक्टर रहे, तो आपने सोचा था कि कभी इंदौर में आपको मौका मिलेगा? मैंने हमेशा अपने कार्य पर विश्वास किया है, और शासन ने मुझे हमेशा कार्य करने का मौका दिया है। जैसे मैं सिवनी कलेक्टर था, तो वहाँ से मुझे सिंगरौली भेजा गया था। सिंगरौली में बहुत भारी मात्रा में लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा था। वहाँ पे शासन ने मुझे, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए भेजा था, और मैंने 3 साल में वहाँ के पूरा काम कंप्लीट किया, और वहाँ से मुझे ग्वालियर भेजा। ग्वालियर में भी जनापेक्षाओं के अनुरूप हमने राज्य शासन के जितने भी योजना है उसका क्रियान्वयन किया। तो ये मैं मानता हूँ कि हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए कि हमको कौन सा पोस्ट मिलेगा, कहाँ भेजेंगे, ये सब सिर्फ बातें हैं, बट एक्चुअल मेरिट जो है, काम जो है, अपने आप बात करता है। तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि राज्य शासन अच्छे अधिकारियों को और काम करने वाले अधिकारियों को हमेशा प्रोत्साहन देता है, और उसी दिशा में हमको ये मौका मिला है। तो इसलिए मैं तो जैसे मैंने बताया कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इंदौर जैसे जिले का कमान मिला है। नरहरि जी, आपसे वो जानना चाहूँगा कि आप कलेक्टर, इसके पहले कलेक्टर ग्वालियर थे, अब इंदौर हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंदौर एंड ग्वालियर? ग्वालियर में क्या था और इंदौर में क्या है? तो कलेक्ट्री किस तरह होगी, ग्वालियर दर्ज पे होगी या इंदौर दर्ज पे होगी? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये सबके एक जहन में प्रश्न है कि अभी जितने अधिकारी आ रहे हैं वो एक राज शासन का जो कि मामला है, तो कलेक्टर आते हैं तो ग्वालियर से आते हैं, डीआईजी आ रहे हैं तो ग्वालियर से आ रहे हैं, जबकि ग्वालियर की तासीर ही अलग है और इंदौर की तासीर बिल्कुल अलग है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज ए कलेक्टर आपने क्या महसूस किया, आप क्या मानते हैं? देखिए, डेफिनेटली ये ग्वालियर की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। इंदौर की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। बट जो पोस्ट होता है, जैसे हमारे लिए कलेक्टर का जो पोस्ट होता है, पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा ही है, काम एक जैसा ही है। वहाँ पे जो जिस तरह का कार्य स्थान है, भिन्नताएं हैं, लोगों के व्यवहार में कुछ भिन्नताएं रहती हैं, परंतु मैंने ये देखा है कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में एक काम करने वाले अधिकारियों के प्रति एक अपनत्व जरूर है, और लोग हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, जनसहयोग करते हैं, जनभागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो बहुत डिफरेंस अब नहीं रह गया है। डेफिनेटली ग्वालियर में अपने आप में जो जनसहयोग और जनभागीदारी से संबंधित विषयों में थोड़ा सा कमी जरूर रहा है,
वहाँ पे जिस तरह का क्राइम है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं, वो थोड़ा भिन्न है यहाँ के हिसाब से। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ गए हैं। जैसे जैसे संपन्नता आई है, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस थोड़ा उस श्रेणी के होने लगे हैं। तो मैं डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, बट ये केवल संयोग है कि ग्वालियर से पोस्टिंग जो है इंदौर हो रहा है, ये संयोग है। बट ग्वालियर में जो चैलेंजेस हैं अपने आप में डिफरेंट है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो काम जिसने काम किया है वो डेफिनेटली मध्य प्रदेश में अन्य जिलों में भी कहीं पे भी सफल हो सकता है। एक जनता का प्रश्न आया है अभी भी नरहरि जी, जो कि आप अभी स्टूडियो में मौजूद हैं। जनता मैगी को लेके काफी चिंतित है कि आखिर मैगी पे जो प्रतिबंध लगा है वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहती है कि आखिर क्या है मैगी का मामला, उसमें जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। वर्तमान में जो मैगी का इशू चल रहा है, ये इशू ऑलरेडी केंद्र शासन और राज्य शासन के पास विचाराधीन है, और कल हमने ऑलरेडी राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा था कि इस विषय में हमें क्या करना है, क्योंकि इंदौर में हमने अभी तक कोई सैंपलिंग नहीं किया था, जो अभी सैंपलिंग करने वाले हैं, और सैंपलिंग करने के पश्चात उसमें जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके अनुरूप हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। परंतु ये ऑलरेडी एक नेशनल लेवल इशू बन चुका है, और जैसे हमें राज्य शासन के तरफ से बताया गया था कि 1-2 दिन में इसके तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के लिए निर्णय लिया जाएगा। तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो भी राज्य शासन निर्णय लेगा या फिर केंद्र शासन निर्णय लेगा, उसके अनुरूप इंदौर में भी वो लागू करेंगे। मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है, और ये चूंकि हमारे व्यूअर्स सारे आपको देख रहे हैं और काफ़ी अपेक्षा होती है कलेक्टर से, कलेक्टर का क्या अपील है जनता से, कलेक्टर किस तरह का सहयोग चाहते जनता से, वो कृपया आप इस हमारे स्टूडियो, हमारे टीवी चैनल के माध्यम से जनता से अपील करें। मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे सभी इंदौर के नागरिकों से, सभी जिले वासियों से अनुरोध करूंगा कि राज्य शासन की जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, उन सब में अपनी सहभागिता ज़रूर सुनिश्चित कराइए, और हम भी आप सबका सहयोग और जन भागीदारी बहुत सारे विषयों में अपेक्षा करेंगे। जैसे मेरे फेसबुक पे भी, और जब मैंने ज्वाइन किया था, सभी लोगों ने अपेक्षाएं की है कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ से संबंधित क्राइम हो, यहाँ के जो पर्यावरण पोल्यूशन से संबंधित विषय हो, महिलाओं से संबंधित जितने सारे विषय हो, इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और राज्य शासन के बहुत सारे नीतियां बहुत स्पष्ट हैं, तो उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन केवल प्रशासन के तरफ से ही प्रयास होने से मात्र से हम रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। आप सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है, और ये इंदौर की खूबी है कि हमेशा जब कभी अच्छे प्रयास हुए हैं, इंदौर के लोगों ने जमकर इसमें पार्टिसिपेट किया, जनसहयोग किया, तो वही अपेक्षाएं आपसे रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग मिलकर हम सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। कलेक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जनता से जिस तरह की अपील की, और इंदौर की तासीर रही है कि हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इंदौर की जनता ने, और मैं हैथवे BTV न्यूज़ परिवार और मेरी ओर से आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जो भी सराहनीय कदम जनता के लिए कलेक्टर पी नरहरि का होगा, तो कदम कदम पे आपके साथ हैथवे BTV न्यूज़ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ा रहेगा। आपने हमसे चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरीश जी, थैंक यू, धन्यवाद।